सुस्वागतम दोस्तों। मैं संजय सिंधे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए अध्याय में, और जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज, और इसके लेखक हैं यशपाल जी। तो चलिए सबसे पहले हम यशपाल जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 में हुई थी। शिक्षा इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की है और साहित्यिक आंदोलन के प्रगतिवाद से ये जुड़े हुए थे, प्रगतिवादी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। यशपाल हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार है। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसमें सबसे पहले हम लोग उपन्यास देख लेते हैं। दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी, उसकी बात, क्यों फंसे, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, ज्ञानदान, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। व्यंग्य संग्रह चक्कर क्लब, संस्मरण, सिंहावलोकन, और इन्हें विविध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार प्रमुख है। वैसे तो प्रेमचंदोत्तर साहित्य में यशपाल जी का अपना एक विशेष स्थान है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी भाषा में स्वाभाविकता है और सजीवता दिखाई देती है। तो चलिए हम आज जो व्यंग्य रचना हम लोग देख रहे हैं वह उसकी जानकारी ले लेते हैं संक्षेप में। वैसे व्यंग्य जो होता है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है जो जिस जगह पर होना चाहिए वो उस जगह पर ना होकर जब कोई और चीज उस जगह पर होती है तो व्यंग्य पैदा हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि वास्तविक स्थितियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि जो हमारे मन को गुदगुदाती है और साथ में सोचने के लिए बाध्य करती है, तो वो व्यंग्य रचना कहलाती है। अब यह जो रचना लिखी गई है इसके पीछे लिखने का जो यशपाल जी का उद्देश्य था वो ये था कि बिना कहानी के भी कहानी लिखी जा सकती है। अब ये बड़ा मुश्किल है, कथ्य के बिना, घटनाओं के बिना, प्रसंगों के कहानी लिखना संभव नहीं है। लेकिन लिखते समय उनका दृष्टिकोण यह था कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। ऐसे कुछ लोग जो कहते हैं वह यशपाल जी ने उसका खंडन किया और कहा कि बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं है। और यही चीज इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है कि घटनाएं, प्रसंग और किरदार ये कहानी की आत्मा है, और कथ्य उसकी जो जान है, उसके बिना आप कहानी नहीं लिख सकते हैं। और इसी को साबित करने के लिए लखनवी अंदाज व्यंग्य लिखा गया है। शुरुआत करते हैं हम। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। अब यहाँ लेखक जो है इस व्यंग्य का प्रारंभ ही ऐसी स्थान से कर रहा है जिस जगह पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है और वह केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थानों पर ले जाने के लिए। अब कुल मिलाकर हम इसे आसान शब्दों में ले लें तो आप कह सकते हैं कि हमारी लोकल ट्रेनें जो शहर के प्रमुख स्थानों पर हमें ले जाती है। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन अर्थात हमारे शहर के आसपास के नगर के स्थानों तक ले जाने वाली ट्रेन, तो कुल मिलाकर लोकल ट्रेन। अब ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये निकल रही है, फुंकार रही है, मतलब सीटी बजा रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि सेकंड क्लास से अगर सफ़र करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे गिनने पड़ेंगे। हम लोग जानते हैं पैसेंजर ट्रेन में पैसे कम लगते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के डब्बे में जब हम लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा टिकट ज़्यादा लगता है, लगभग दुगने के आसपास। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब लेखक ने क्या किया है, उन्होंने ये सोचा उस समय, जिस समय की ये कहानी लिखी गई है, उस समय सेकंड क्लास के डब्बों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी क्योंकि पैसे ज़्यादा गिनने पड़ते थे, खरीद टिकट के लिए ज़्यादा पैसे लगते थे। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया ताकि एकांत में बैठकर कोई नई कहानी सोच सके। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब यहाँ लेखक का व्यंग्य देखिए। लेखक कह रहा है कि सेकंड क्लास में जब वो चढ़ने के लिए
दौड़े, गाड़ी छूट रही थी इसलिए दौड़ते हुए डब्बे में चढ़ गए और उनको लगा था कि डब्बा खाली होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया जिस समय की ये कहानी है उस समय लोग सेकंड क्लास से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। तो लेखक का लगा कि डब्बा निर्जन होगा, निर्जन अर्थात कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन प्रतिकूल हुआ, उन्होंने जो सोचा था उसके प्रतिकूल सामने दृश्य था। उसके विपरीत दृश्य उनको सामने दिखाई दिया कि एक बर्थ पर एक नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन सुविधा मारकर पालती मारकर बैठे हुए हैं। अब नस्ल जो है वो इंसानों की नहीं होती है। इंसानों में हम लोगों ने ऐसा इस प्रकार का कोई नस्ल नहीं खोजी है। जैसे हम लोगों ने जानवरों में नस्ल खोजी। जैसे अगर कुत्तों की नस्लों के बारे में चर्चा की जाए तो बहुत सारी नस्ल के कुत्ते हमें दिख जाते हैं। जर्मन शेफर्ड है, एल्सेशियन है। ठीक इसी प्रकार से आप बहुत सारे कुत्तों की नस्ल बता सकते हैं। उसी प्रकार से गायों की जर्सी गाय, देसी गाय, उसी प्रकार से बैलों की, भैंसों की, और घोड़ों के भी अरबी घोड़े, देसी घोड़े। आप इस प्रकार से जानवरों की नस्ल बता सकते हैं, लेकिन इंसानों की कोई नस्ल नहीं होती। इंसानियत यही सबसे बड़ी नस्ल है। लेकिन व्यंग देखिए कि जो लोग अपने आप को अलग सोचते हैं कि हम इस संसार में सबसे अलग हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ लेखक ने नवाबी नस्ल का शब्द का प्रयोग किया। हम लोग जानते हैं लखनऊ में नवाब लोग जो होते थे वो बड़े अमीर लोग हुआ करते थे। तो उन अमीर लोगों के लिए अब अमीरी तो हट गई है अभी, तो उसके सिर्फ अवशेष रह गए हैं। लेकिन फिर भी आज भी उसी अकड़ में, उसी घमंड में ये लोग घूमते हैं। इसलिए लेखक ने इन्हें नवाबी नस्ल के रूप में दर्शाया है। सफेद पोश जो होता है वो सज्जन पुरुष या भद्र पुरुष होता है। भद्र व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, या आप आसान शब्दों में अगर लेना चाहते हैं तो अमीर व्यक्ति ले सकते हैं। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया और अचानक लेखक उस जगह पर चले गए हैं, पहुंच गए हैं, डब्बे में चढ़ते ट्रेन में चढ़ गए हैं। तो सफ़ेद पोश सज्जन जो है नवाब जो है वो थोड़े से उनके चेहरे में, उनके आंखों में असंतोष दिखाई देने लगा। वो थोड़े से नाराज दिखाई देने लग गए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक को प्रथम या पहला विचार जो उनके मन में आया वो ये आया कि हो सकता है यह नवाब भी कहानी के बारे में चिंता कर रहे हैं, कहानी लिखने के लिए कुछ सोच रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खीरे जैसे अपदार्थ का शौक करते देखे जाने से उनके मन में संकोच पैदा हो गया। अब यहाँ पर लेखक उसे अपदार्थ क्यों कह रहा है, तो खीरा जो है वो पचने में थोड़ा सा जड़ पदार्थ है, थोड़ा सा वजनदार पदार्थ है जो जल्दी पचता नहीं है हमारे, तो इसलिए अपदार्थ कहा है इसके लिए। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब आमतौर पर हम लोग खाना खाने के लिए जब बैठते हैं तो उस समय अगर कोई अचानक आ जाए हमारे सामने तो हम उसे कहते हैं कि आप भी खाना खाइए हमारे साथ बैठकर। लेकिन नवाब साहब ने इस प्रकार की कोई संगति, कोई साथ देने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब कोई बुला नहीं रहा है तो हम लोग उसकी तरफ देखते नहीं, आंखें चुरा लेते हम लोग। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। तो लेखक खाली बैठे सोचते रहने की उनकी आदत है। वैसे भी कवि और कहानीकार हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अपने कहानी के लिए विषय खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक महोदय के मन में विचार आया है कि हो सकता है कि नवाब साहब जो है वो अकेले यात्रा कर रहे थे, तो उनके मन में आया कि किफ़ायत के हिसाब से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया जाए। अब किफ़ायत अर्थात होता है कि कम पैसे में अगर कोई चीज़ मिल रही तो हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मितव्ययता, कम खर्चे की सोच रखकर यहाँ पर
नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। अब हुआ ऐसा कि कोई दूसरा सफ़ेद पोश इंसान उसे अगर देख ले कि वो सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, अमीर आदमी है तो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं सफ़र कर रहा है, अगर ये सोचे तो ये एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अकेले सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा समय बिताने के लिए, कुछ खाते हुए जाने के लिए उन्होंने खीरे खरीद लिए हों। लेकिन अब किसी के सामने खीरे खाते हुए और वो भी सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए उन्हें थोड़ा संकोच महसूस हो रहा था। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से देखना अर्थात चुपके से देखना। आंखें तिरछी कर कर हम लोग कभी कभी किसी को देखते हैं, उसकी नज़र हमसे ना टकरा जाए, इससे बचते हुए जब हम किसी को देखते हैं तो वो कनखियों से देखना कहलाता है। अब नवाब साहब जो है वो कुछ गाड़ी की खिड़की से बाहर कुछ देख रहे थे। अचानक नवाब साहब बोल पड़े। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? तो यहाँ पर जो है आदाब अर्ज जो है नमस्कार कर, जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं वैसे उर्दू में आदाब अर्ज है। और उन्होंने अभिवादन किया और फिर बाद में उन्होंने पूछ लिया क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। यहाँ पर जो है लेखक को ऐसा लगा कि नवाब साहब जो है अपने सभ्यता दिखाने के चक्कर में हमें भी, अब वो देना तो नहीं चाहते थे खीरा और ना ही उनका वहाँ पर आकर बैठना उन्हें अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने कहा कि शराफत का गुमान बनाए, शराफत का, सभ्यता का भ्रम बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोग समझते हुए उन्होंने हमें अभिवादन किया है। तो अभिवादन का जवाब अभिवादन से ही शुक्रिया किबला शौक फरमाइए के तौर पर लेखक ने किया है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। आमतौर पर हम फल सब्जियां धोकर ही उसका उपयोग करते हैं, तो नवाब साहब ने भी वही किया कि तौलिए पर जो खीरे रखे हुए थे चिकने, वो उन्होंने उठा लिए और तौलिया झाड़ लिया और उसके बाद खीरों को खिड़की के बाहर से हाथ कर कर उन्होंने उसे धो दिया। ये बड़ा खतरनाक होता है कि खिड़की के बाहर अगर आप कुछ धोते हैं तो पीछे वाली खिड़की के पास जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर उसके छींटे पड़ जाते हैं, पानी के छींटे गिर जाते हैं। कई बार तो बड़े मज़ेदार दृश्य हो जाते हैं कि सामने वाला पान थूक देता है और पीछे की खिड़की पर जो बैठा हुआ है वो सफ़ेद कपड़ों पर है तो उसके ऊपर छींटे पड़ जाते हैं सारे। तो खिड़की के बाहर इस प्रकार से फेंकना उचित नहीं है। अगर आपको इस प्रकार का कोई काम करना है तो वॉश बेसिन की सुविधा ट्रेन में होती है, रेल में होती है, उसका उपयोग करना चाहिए। अब इन्होंने खीरे धो दिए, अब जेब से चाकू निकाला, मतलब पूरी तैयारी के साथ आए। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि खीरे के ऊपर का हिस्सा हम लोगों ने छाड़ दिया, उसको काट दिया और उसको फिर उसके ऊपर गोद कर झाग निकालते हैं। तो ऐसा मानना है हम लोगों का कि इस प्रकार से अगर गोद कर झाग निकाल दिया जाए तो खीरे की कड़वाहट जो है वो पूरी निकल जाती है बाहर। खैर, नवाब साहब ने इस प्रकार से खीरे के दोनों सिरे काटे और उसे गोद कर उसमें से झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौले पर सजाते गए और उसके बाद उन्होंने उसे काट लिया, फांकें उसकी काट ली और तौलिए पर रखते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ लोग नमक, मिर्च और उसके बाद काला नमक भी उपयोग में ला लेते हैं और कुछ लोग फिर नींबू का भी उपयोग करते हैं इसके ऊपर। तो इस प्रकार से खीरे को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसके स्वाद में वृद्धि करने के लिए तरह तरह की चीज़ें उस पर डालकर खाते हैं। अब काला नमक हो गया, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाने वाला नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई या फिर नींबू हो गया, इस प्रकार से, और फिर बाद में जीरा हो गया। बहुत सारी चीज़ें बेचने वाले भी उपयोग में लाते हैं और कई बार हम लोग भी घर में इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो इस प्रकार से उसका पाउडर जो है उस पर सुर्खी बुरक दी, मतलब उस प्रकार का जो पाउडर है उस पर डाल दिया, छिड़क दिया उस पर।
उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब हम लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा अगर इस प्रकार से हम लोग देख लें कि कोई खीरे पर नमक डाल रहा है, खीरे को बड़े सलीके से काट रहा है, नमक डाल रहा है, मिर्च डाल रहा है, उस पर जीरा मिला नमक डाल रहा है, तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है। तो इस प्रकार से उनके मुंह में भी, जो नवाब साहब थे उनके मुंह में भी पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। और ये जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बड़े लोगों की चीज़ें सिर्फ देखने के लिए होती है और छोटे लोगों की चीज़ें खाने पीने के लिए होती है। छोटे लोग बड़े प्यार से दूसरों को खिलाते हैं, बड़े प्यार से आदर आतिथ्य दिखाते हैं, मिलते हैं, लेकिन बड़े लोगों में सभी चीज़ों में बनावटी जीवन होता है उनका। वो हर चीज़ में अपना दिखावा करते हैं। तो यहाँ पर नवाब साहब भी दिखावा कर रहे हैं, रईस तो हैं लेकिन हर चीज़ में अपनी असलियत दिखा देते हैं, दिखावटी जीवन दिखा देते हैं। और फिर बाद में अब हुआ ऐसा कि नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और फिर से पूछ लिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। और उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा कि लखनऊ का बड़ा ताज़ा तरीन ये जो खीरा है और आप भी लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। आप कई बार ऐसा होता है देखो कि हमें अगर कोई निमंत्रित कर दे, खाने के लिए बुला ले और हम तुरंत उसके लिए तैयार नहीं होते, मना कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद फिर हमारे मन में भी इच्छा आ जाती है कि चलो ये खा लिया होता तो अच्छा, हाँ बोल दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन सामने वाला अगर फिर से पूछ ले तो हम पहले मना कर चुके होते हैं। तो ऐसे में हम अपने आत्मसम्मान को बचाते हैं, हम अपने संकोच के कारण फिर से नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा है, लेकिन पहले इनकार कर चुके हैं, इसलिए फिर से इनकार करना पड़ा। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाइए। तो लेखक ने जो बात कही है वो उसको समझ लेते हैं हम लोग। धन्यवाद दिया उन्होंने और कहा कि तलब अर्थात इस समय शौक नहीं है, इस समय खाने की इच्छा नहीं पैदा हो रही है, वासना मन में पैदा नहीं हो रही है, और मेदा अर्थात पचन क्रिया आमाशय थोड़ा कमजोर है। कुछ लोगों का होता है कि पचन क्रिया बहुत धीरे काम करती है, वैसे भी उम्र के साथ ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग देख लिए जाए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो खाना बहुत कम खाते हैं। उसकी वजह है कि उनकी पचन क्रिया अर्थात उनका आमाशय जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। और फिर बाद में लेखक ने कहा कि आप आराम से लीजिए, शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। और यहाँ पर अब नवाब साहब क्या करते हैं देखिए, खीरों के साथ क्या करते हैं। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंदी गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतारा, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई उनको खाना नहीं था तो इतनी तैयारी क्यों की। तो नवाब साहब जो है वो दिखावटी जीवन जीते हैं, बनावटी जीवन जीते हैं, उनका भी मैदा खराब है, उनकी भी पचन क्रिया खराब है, और उन्होंने तैयारी तो कर ली लेकिन उन्होंने दिखावा क्या किया कि फांक को सूंघा, और सूंघ कर जो मुंह में पानी आ गया था उसको खाने की इच्छा से, वो पानी उन्होंने निगल लिया, और निगलने के बाद फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। और लेखक को उन्होंने इशारों में बता दिया कि देखा, अमीरों का इस प्रकार से भी पेट भर सकता है। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वाद कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, और उन्होंने इस प्रकार से सारे खीरे खिड़की के बाहर फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम सिर्फ सूंघ कर भी हमारा पेट भर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। और
बड़े गर्व से देख रहे हैं लेखक की तरफ और कह रहे हैं कि हम रईस अमीर लोगों का यही तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। अब तस्लीम में सिर खम कर लिया अर्थात अपने सम्मान में अपने सम्मान को बचाने का प्रयास किया उन्होंने और शांत बैठे रहे। और फिर बाद में आगे जो कहा है यही खानदानी तहजीब है। तहजीब अर्थात शिष्टता, नफासत अर्थात स्वच्छता और नज़ाकत अर्थात कोमलता। तो यही जो है शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता जो है खानदानी लोगों की होती है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है? तो बड़ा मुश्किल वाला मामला है कि लेखक सोच रहा है कि ये जो सूक्ष्म, नफीस अर्थात बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट अर्थात सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त है जो, और इस प्रकार से क्या उदर अर्थात पेट, तृप्ति अर्थात भर सकता है? तो बड़ा मुश्किल है, ये संभव भी नहीं है। लेकिन नवाब साहब ने कर दिखाया। उन्होंने क्या किया कि सूंघ कर पेट भरने का नाटक किया, दिखावा किया। तो लेखक सोच रहा है तो ऐसा संभव है क्या? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात, नवाब साहब जो है खीरे के खाने के नाटक के बाद, दिखावे के बाद, उन्होंने उस पर सबसे बड़ा काम ये किया कि भरे पेट का डकार भी दे दिया। हम लोग जानते हैं खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है तब डकार आ जाती है हमें। तो ये जो डकार निकाली है नवाब साहब ने, तो ये दिखावे का चरम उत्कर्ष था। और उसके बाद बड़े आराम से लेखक की ओर देखकर कह भी रहे हैं कि खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील अर्थात पचने में जो है बड़ा कठिन होता है। नामुराद मैदे पर बोझा डाल देता है अर्थात आमाशय पर उस पर बोझ डाल देता है, जो जल्दी नहीं पचेगा तो जल्दी भूख भी नहीं लगेगी अगली बार और तकलीफ भी होगी हमें। तो ये चीज़ यहाँ पर नवाब साहब कह रहे हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए। चक्षु अर्थात आंखें और ज्ञान तो सभी जानते हैं। तो वैसे ही ज्ञान को तीसरी आंख कहा गया है, मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। तो इनके ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। और उसके बाद फिर लेखक कह रहे हैं कि ये नई कहानी के लेखक है जो बिना कथ्य के कहानी लिख सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, और वो असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? और यहाँ पर करारा व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि जब बिना खाए पेट से डकार आ सकती है, उसके स्वाद से, उसके सुगंध से पेट भर सकता है खीरे के, तो बिना पात्र के, बिना घटना के, बिना विचार के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो ये असंभव चीज संभव करने का जो दिखावा नवाब साहब ने किया है, उस पर से व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, जो कि असंभव है। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। मुफस्सिल, केंद्रस्थ स्थान के इर्द गिर्द के स्थान, सफेदपोश, भद्र व्यक्ति, किफायत, मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना। आदाब, अर्ज, अभिवादन का एक ढंग, गुमान, भ्रम, एहतियात, सावधानी, बुरक देना, छिड़क देना, स्फुरन, फड़कना, हिलना, प्लावित, पानी भर जाना, पनियाती, रसीली, मैदा, आमाशय, तस्लीम, सम्मान में, सिर खम करना, सिर झुकाना, तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नजाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त, और शकील, आसानी से न पचने वाला। वैसे सारे शब्दों के अर्थ हमने देखे थे। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।